साथियों नमस्कार। कल शाम को वार्ता के दौरान हमारे एक सम्मानित दर्शक श्रीमान शर्मा साहब जो कि जयपुर से हैं, उनका एक सवाल था कि सर कंपनियां 10 से 20% पर सेटलमेंट करती है, ये बात कितनी सच है और आखिर क्यों कंपनियां सेटलमेंट करती है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम उस बेसिक फंडे की बात करेंगे, उस आधार कारणों की बात करेंगे कि किन कारणों के चलते कंपनियों को, एनबीएफसी कंपनियों को 10 से 20% राशि पर सेटलमेंट करना पड़ता है। साथियों ये वीडियो केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन के लिए है और यहां पर भी हम एक बात जरूर कहते हैं कि यदि आपने कोई लोन लिया है और यदि आपके लोन का भी सेटलमेंट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके लोन का सेटलमेंट कितने % पर हो गया। अब बात करते हैं मुद्दे की। कल शाम को जब शर्मा जी से हमारी बात चल रही थी तो बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात कही कि सर न केवल आपके YouTube चैनल पर, बाकी हम सभी YouTube चैनल पर ये सुनते हैं, देखते हैं और बताते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन जो है उनके मामले में 10%, 20%, 25%, 30% राशि में समझौता हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है और लोग सेटलमेंट की राशि जमा कराते हैं और मामला खत्म हो जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस कंपनी ने 10 लाख का लोन दिया, हमने साल भर, 1.5 साल हमने उसकी ईएमआई जमा कराई और अब जब वह कंपनी हमसे 7 लाख रुपए मांग रही है, उस स्थिति में कैसे वो कंपनी 70,000, लाख या 1.25 लाख के अंदर समझौता कर देती है। क्या ये बात सच है? खैर इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर वह तमाम सब्सक्राइबर या तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, यदि उन्होंने भी किसी लोन का सेटलमेंट किया है तो कितने % में किया है वह जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। लेकिन अब हम आपको यह बताएंगे कि आखिर क्यों कंपनियों को लोन सेटलमेंट करना पड़ता है, वह भी उतनी कम राशि में जितना कि सोचा भी नहीं जा सकता है। हमारे उदयपुर के मावली के एक क्लाइंट जिन्होंने लोन डिफॉल्ट हुआ, 4 लाख का लोन लिया था। 4 लाख का लोन लेने के बाद वो केवल 2 ईएमआई पे कर चुके पाए और 2 ईएमआई पे करने के बाद कुछ वित्तीय हालात ऐसे हुए कि वो लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक प्रायर नोटिस जारी किया। प्रायर नोटिस जारी करने के बाद चूंकि वो डिफॉल्ट हो चुके थे, सेटलमेंट की बात निकली। कंपनी ने खुद उनको ऑफर किया सेटलमेंट और राशि बताई 1 लाख रुपए। अब आप जाहिर सी बात है, सोचना लाजमी है कि लोन था 4 लाख का, उन्होंने 2 ईएमआई जमा कराई, यानी कि जमा कराई या नहीं कराई उसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 4 लाख के लोन का सेटलमेंट 1 लाख रुपया, यानी कि कंपनी ने तो 4 लाख रुपए दिए थे। अब सोचने की बात यह है कि कंपनी ने 1 लाख रुपए में ही सेटलमेंट क्यों कर दिया। साथियों ये बड़ी बात अचरज भरी लगती है और सोचते हैं ना तो दिमाग पे सल पड़ते हैं, दबाव बनता है कि आखिर एनबीएफसी कंपनियां ऐसा क्यों करती है। साथियों यदि आपने कोई लोन लिया है और कोई लोन लेने के बाद यदि आप उस लोन में डिफॉल्ट कर जाते हैं और उस लोन को नहीं भर पाते हैं, ऐसी स्थिति में कंपनी सदैव ये चाहती है कि आपका लोन कभी एनपीए ना हो या फिर राइट ऑफ ना हो, क्योंकि एनपीए या राइट ऑफ होने के बाद उस लोन को वसूल करने के जो तरीके हैं उसमें कंपनियों को लिमिटेड पावर प्राप्त है। अब यहां पे बात करना चाहूंगा कि मान लीजिए, सबसे पहले मैं एक बात और कह रहा हूं कि यह वीडियो केवल और केवल ज्ञानवर्धन है। यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते, आर्थिक हालातों के चलते लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और लोन पर लोन लेकर पुराने लोन की ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और नया बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई चल अचल संपत्ति नहीं है जिसको बेचकर आप लोन का निस्तारण नहीं कर पाए, तभी आपको लोन सेटलमेंट, लोन मॉरेटोरियम या लोन रिस्ट्रक्चर जैसे प्रावधानों पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और उसके आधार पर आगे चलना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि कंपनी ने यदि मान लो किसी व्यक्ति को 10 लाख का लोन दिया
उसी व्यक्ति ने किसी से 5 लाख का लोन लिया, किसी से 2 लाख का लिया, कहीं से 3 लाख का लिया, कहीं से 50,000 का लिया, और केवल अपने सिविल स्कोर को बचाने की चिंता में वह व्यक्ति लोन पर लोन लेकर ईएमआई भरता रहा और वो लोन के दलदल में पूरी तरीके से धंस गया। वह वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। अब उसका लोन डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ, उसने कंपनी को प्रायर नोटिस भेज दिया कि इन विषम परिस्थिति और इन आर्थिक हालातों के चलते मैं लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लोन मॉरिटोरियम दिया जाए, रीस्ट्रक्चर दिया जाए, मेरे पीडीसी चेक्स का दुरुपयोग न करे, सेक्शन 25 के प्रावधान को फिलहाल होल्ड करे, मेरे ईसीएस नहीं लगाए, रिकवरी एजेंट मुझे हरेसमेंट नहीं करे, वगैरह वगैरह जो भी आप प्रायर नोटिस भेजते हैं, आपने नोटिस भेज दिया, भेज दिया, आप लोन डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके पास पावर क्या है? आपके पास पावर क्या है कि आपने कंपनी को नोटिस भेज दिया। अब कंपनी को आपको नोटिस मिल गया, कंपनी को आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना है, आप उसका रिप्लाई करेंगे, ये मामला चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है, अनसिक्योर्ड लोन में कंपनी के पास सबसे बड़ा जो पहला हथियार होता है ना, वो होता है वो लगातार आपको रिकॉल नोटिस वगैरह भेजते हैं, आप इग्नोर करते हो। अब कंपनी ने आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस फाइल किया। सेक्शन 25 का केस केवल एक ईएमआई का फाइल होता है, उसके लिए भी कंपनी को बाकायदा एक पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पर्सन को कोर्ट में अपीयर करना पड़ता है। कोर्ट में कोर्ट फीस भरनी पड़ती है, वकील की फीस भरनी पड़ती है। वो उनकी लीगल टीम काम आने वाली नहीं है जो ऑफिस में बैठ के नोटिस भेजती रहती है, क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट हायर करना है, तो एडवोकेट को फीस पे करनी है। उसके बाद कोर्ट में, हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में आज की तारीख में फाइलों का दबाव इतना है कि यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल किया गया तो उसकी तामील होने के अंदर 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं। तामील होने के बाद केस का प्रोसेस जो है वो चलता है, कभी मजिस्ट्रेट नहीं तो कभी छुट्टियां, तो कभी तामील जारी नहीं हुई, और कभी तामील जारी हुई तो बेलेबल वारंट भी 500 के नोट पर निकल जाते हैं। कुछ बात लाजमी है कहना कि सेक्शन 25 के मुकदमे में ये फाइल कहां करते हैं? चेन्नई में या फिर मुंबई या फिर अहमदाबाद, यानी कि जहां पर आप हो वहां पे इन केस को फाइल नहीं किया जाता है, फाइल किया जाता है महानगरों के अंदर। महानगरों के अंदर ऑलरेडी केसेस की भीड़ है, एक डेट जाती है डायरेक्ट 4 से 6 महीने की जाती है। तो सेक्शन 25 के मैटर में एक ईएमआई का केस लगाते हैं और उसमें निकल जाते हैं 3 से 4 साल। यदि उस सेक्शन 25 के भरोसे बैठकर कंपनी ये सोचेगी कि आप सेटलमेंट करोगे, तो ऐसी कंडीशन में कई लोन डिफॉल्टर्स अपनी बेल करा के केस को लीड करते हैं, या पहली हियरिंग पर कोर्ट में उपस्थित होकर डिमांड ड्राफ्ट लेके उपस्थित हो जाते हैं, नगद पैसा लेके उपस्थित हो जाते हैं कि एक ईएमआई का मैटर है, मैं पे करने को तैयार हूं, केस खत्म। यानी कि सेक्शन 25 में एक लंबा समय लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के पास दूसरा हथियार कौन सा है, 138 एनआई एक्ट। लगभग जो ऑफलाइन लोन है या ऑफलाइन लोन है उसमें कैंसल चेक लिए जाते हैं, आजकल चेक लिए नहीं जाते हैं, कई लोग चेक देते नहीं है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि चेक लेकर यदि लोन करने का सोचेंगे तो व्यक्ति दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो 138 एनआई एक्ट के अंदर भी कार्रवाई पूरी हो नहीं पाती है, और होती है तो तरीका यही होता है, फिर 3-4 साल लग जाते हैं तामील होने के अंदर। और उसके अंदर भी यदि आपने पीडीसी चेक्स दे रखे हैं, कई लोग प्रायर नोटिस के अंदर चेक नंबर वगैरह का जिक्र कर देते हैं, तो वहां पर भी चेक यूज में नहीं आ सकते हैं। अब इसके बाद कंपनी के पास तरीका बचा रिकवरी एजेंट्स का, रिकवरी हरेसमेंट का। अब जिसने प्रायर नोटिस भेजा है वो अपने पास इंटीमेशन लेटर भी रखता है, और हमारे ही नहीं ढेरों यूट्यूब चैनल देख कर लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि अब वो रिकवरी एजेंट से डरते ही नहीं है। वह सीधे आज की तारीख में मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। रिकवरी के कॉल्स आते हैं तो रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर लेते हैं कि सामने वाला बदतमीजी से बात नहीं कर पाए। और आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा, यदि आपने रिकवरी एजेंट को निपट लिया ना तो ये मान लेना कि लोन सेटलमेंट हो गया। कारण कि रिकवरी एजेंट सबसे बड़ा हथियार है इनकी रिकवरी का। अब ये भी हथियार अनसक्सेस हो गया। अब इसके बाद इनके पास लास्ट बचता है आर्बिट्रेशन। अब मध्यस्थता अधिनियम यानी आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि मध्यस्थ आर्बिट्रेटर तभी अपॉइंट होगा
सुनवाई तभी कर पाएगा जब दोनों ही पक्षकारों की सहमति हो। वहां पर ढेरों यूट्यूब वीडियो देखकर आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल करना सीख गए हैं, रिजॉइंडर फाइल करना सीख गए हैं, अवार्ड को चैलेंज करना सीख गए हैं, और उस अवार्ड को भी एग्जीक्यूट होने के लिए आना कहाँ पड़ता है? लोकल जो आपके जिला न्यायालय वहां पर। यानी आर्बिट्रेटर अवार्ड ये चाहे चेन्नई में बैठ के पारित कर ले, मुंबई में बैठ के पारित कर ले, अहमदाबाद में बैठकर पारित कर ले, लेकिन आखिर उस अवार्ड को एग्जीक्यूट होने के लिए आना कहाँ पड़ता है? लोकल एरिया में। अब ऐसी स्थिति में अवार्ड को एग्जीक्यूट करने की भी बात की जाए तो वहां चल संपत्ति को ही कुर्क किया जा सकता है, उन्हीं को अटैच किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जितने भी लोन डिफॉल्टर है, हमने कभी उनसे पूछा कि आपके नाम पर प्रॉपर्टी क्या है, तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टियां निकलती नहीं है। सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी भाई कर्जे में है तो सेविंग अकाउंट में बैलेंस होना नहीं है। अगर लोन डिफॉल्टर है तो जाहिर सी बात है कि हाथ में अंगूठी नहीं होनी है और गले के अंदर चैन नहीं होनी है। तो कहने का मतलब यह है कि लोन डिफॉल्टर जब इंसान हो जाता है तो उसके पास खुद की असेट्स नहीं होती है, चल संपत्ति होती नहीं है। मकान यदि पिताजी के नाम पे है तो घर में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो खुद के नाम की बता सको, साबित करनी पड़ती है। और यदि सामान ले भी लिया तो सामान से कंपनी को कोई मजा नहीं आने वाला है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में फ्रिज लगा है, एसी लगा है, एलईडी लगा है, यदि आपने उसको अटैच कर भी लिया तो जितनी भी एनबीएफसी कंपनी चल रही है ना, वो सारी किराए के भवनों में चल रही है। जिला लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जिला लेवल पे जितनी भी ब्रांचें चल रही है। अब एक जिले में हजारों क्लाइंट है, अगर हजारों क्लाइंट पे ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करे और उनके कूलर, पंखे, बेड, एसी, फ्रिज, कैलकुलेटर, उनकी घड़ी, यानी कि ये सारी चीजें अगर कंपनी ले भी लेती है और लेकर यदि रखने जाए तो रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। कोर्ट में यदि ये चीजें आ गई तो कोर्ट तो डायरेक्ट कहती है भाई चलो यहां से निकलो, उठाओ इनको, कोर्ट में तो रखने नहीं देंगे। तो कहने की बात कुल मिला के ये होगी कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के अंदर भी उनको वो सफलता मिल नहीं पाती है। जब सेक्शन 25 काम नहीं आया, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हुई, रिकवरी एजेंट्स फेल हो गए। अब ऐसी स्थिति में कंपनी यदि लोन को एनपीए में डालती है, राइट ऑफ में डालती है, तो कंपनी का जो ग्राफ है ना वो ऑटोमेटिक डाउन होता है कि किसी कंपनी में कितने एनपीए बढ़ गए, किसी कंपनी ने कितने लोन राइट ऑफ कर दिए, तो उस कंपनी के शेयर पे भी इफेक्ट आता है। कंपनी की जो वैल्यू है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, उस पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है। और लोग आज की तारीख में इतने अवेयर हो गए हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो जितनी पोस्टें पढ़ते हैं अपने अधिकारों को इतना जानने लग गए हैं कि आज की तारीख में वो समझ चुके हैं कि कब किस मामले को कैसे लीड करना है। ऑफलाइन यानी कि नियरेस्ट एडवोकेट से लोग कंसल्ट करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट करके भी अपनी सलाह लेते हैं। यहां तक कि जो लोन डिफॉल्टर है वो इतने अवेयर हो चुके हैं, अगर उनको पुलिस के नाम का भी फोन आता है ना, वो उठाएंगे और बड़े मजे से बात करेंगे जैसे वो डर रहे हैं, और लास्ट में उसकी बैंड बजा के रख देंगे। कुछ यूट्यूब चैनल पे तो इतनी मतलब मैं कहूंगी अशोभनीय कॉल रिकॉर्डिंग आती है जिनको सुनने का परिवार के सामने तो आप सुन भी नहीं सकते हो। इतने लोग अवेयर हो गए, उनको मालूम है रिकवरी का फोन है, कहां से आया है, क्या बात करनी है, शुरुआत तुम करो, अंत हम करेंगे। अब ऐसी स्थिति में साथियों, जब लोन डिफॉल्ट हो चुका है, लोन एनपीए हो चुका है, लोन राइट ऑफ हो चुका है, सेक्शन 25 की कार्रवाई भी कर ली, 138 की कार्रवाई भी कर ली, ढेरों नोटिस भेज लिए, रिकवरी एजेंट का पावर भी इस्तेमाल कर लिया, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी कर ली। अब आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में क्या होता है, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है, यदि हर नोटिस का रिप्लाई दिया है, कंपनी आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब दिया है, आर्बिट्रेशन हियरिंग नोटिस का जवाब दिया है, रिजॉइंडर का जवाब फाइल कर दिया है, ऐसी स्थिति में कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड कभी भी चल नहीं पाएगा जिला न्यायालय के अंदर। ऐसे कई जजमेंट हैं जिनकी जानकारी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। तो यही कारण है सर कि इन सारी चीजों को देखते हुए जितने भी हमारे दर्शक हैं वो खुद बताए कि उनका भी यदि लोन सेटलमेंट हुआ है ना तो कितने % में हुआ है, और उसकी
जो परसेंटेज रेशियो डाउन हुई है ना, उसमें भी क्या यूट्यूब चैनल और या यूट्यूबर की भूमिका है या नहीं, स्पष्ट रूप से बताएं। हम ये नहीं कहता कि आप हमारे बारे में बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल देखकर आपने ये प्रेरणा ली है या किसी और के यूट्यूब चैनल पर देखकर आपने प्रेरणा ली है। आप सिर्फ इतना ही बताएं, क्या यह जानकारी आपको सोशल मीडिया से ही अवेयर हुई कि नहीं हुई। अब हुई तो वास्तव में आपने हर चीज को अप्लाई किया तो आपका लोन सेटलमेंट 10 से 20%, 25%, 30% में हुआ कि नहीं हुआ। साथियों, जब लोन की रिकवरी का कोई आधार मौजूद ना हो, जब लोन की रिकवरी की ही नहीं जा सकती है, पैसा बट्टा खाते में जा चुका है, तो एक कहावत हिंदुस्तान की प्रचलित है, एक तो ये कि भागते भूत की लंगोट ही सही, और दूसरा नंगा ढाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। यानी ऐसी स्थिति के अंदर जब किसी व्यक्ति के पास लोन तो ले लिया लेकिन अब चुकाने के लिए कोई चल अचल संपत्ति नहीं है और न ही किसी भी प्रक्रिया से एनबीएफसी कंपनी को लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी कंपनी खुद भी अपने लोन को सेटल करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, ये महीना नवंबर चल रहा है। मान लीजिए आप नवंबर महीने में आपने डिफॉल्ट हो गया, दिसंबर महीने में डिफॉल्ट हो गया, जनवरी महीने में डिफॉल्ट हो गया, और आपने यदि कोई प्रायर नोटिस भेजा है, उन्होंने जितने भी नोटिस भेजे आपने उनका प्रॉपर रिप्लाई कर दिया है, चाहे वो नोटिस प्रायर नोटिस का रिप्लाई हो उसका रिप्लाई कर दिया, या फिर आपने सेक्शन 25 का रिप्लाई किया, 138 का रिप्लाई किया, आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन फाइल किया, आर्बिट्रेशन हियरिंग पे जवाब दे दिया, तो ये मान के चलना साथियों, अगर ये सारी प्रक्रिया यदि आप आजमाते हैं ना, तो फरवरी महीने के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर, मार्च 2025 के अंदर, क्योंकि इनको भी अपनी क्लोजिंग करनी होती है क्वार्टर के एंड में, और मार्च में तो डायरेक्टली फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और उस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के अंदर आपको लाभ मिलता है सेटलमेंट का। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए हैं, लोन ले लेकर लोन चुका रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी चल अचल संपत्ति नहीं है कि आप उससे लोन सेटलमेंट कर पाए या लोन चुका पाए, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रायर नोटिस के माध्यम से कंपनी को अवगत कराना चाहिए। कंपनी के कोई भी नोटिस आ रहे हैं, आपको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किस नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए, किस नोटिस का रिप्लाई नहीं करना चाहिए, ये किसी भी लीगल एक्सपर्ट से आप जानकारी ले सकते हैं। और साथियों, यही तमाम कारण है जिन कारणों से लोन का सेटलमेंट होता है 10%, 15%, 20%, 25%। और एक बात और, लोन सेटलमेंट में कराने में किसी तृतीय पक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है। यह बैंक और आप दोनों के बीच का मैटर है। केवल लीगल एक्सपर्ट से आप अपना मैटर ड्राफ्ट करवा सकते हैं, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, आप उनसे अपना लोन सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करा सकते हैं, उनके टर्म एंड कंडीशन को समझ सकते हैं। साथियों, हम कोशिश करते हैं कि एक से बढ़कर एक यूनिक कंटेंट हम आपके सामने लाए लोन डिफॉल्ट से संबंधित। तो छोटी सी ये उम्मीद रहती है कि आपका क्या कहना है हमारे वीडियो के बारे में, आप हमें जरूर बताएं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है, वह भी बताएं, ताकि उस वीडियो को भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर कहना चाहूंगा, एक टॉपिक हमारा अधूरा चल रहा है केसीसी का, जिस पर हम एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बिना तैयारी के और बिना क्लैरिटी के साथ जब हम किसी विषय में पूरी तरह बात अपनी पारंगत तरीके से रख नहीं पाते हैं, तो उस मुद्दे पर हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो कोई भी टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, यदि हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उस मुद्दे पर हमारे द्वारा वीडियो बनाया जा सके। साथियों, यदि आपका कोई साथी लोन के दलदल में फंसा हुआ है, लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, मन में गलत गलत ख्याल ला रहा है, तो उसे एक बार ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्योंकि अगर आप अपने मामले में अपनी बात को सही तरीके से कंपनी के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं, मजबूती के साथ खड़े हो पाते हैं और लीगल नॉलेज को अपडेट रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके लोन का सेटलमेंट भी 10 से 20% के अंदर हो सकता है, बशर्ते वह अनसिक्योर्ड लोन हो। साथियों, लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड ढेरों वीडियो पोस्ट है इसी चैनल पर, कोई कॉल बुक की आवश्यकता नहीं है, चैनल विजिट करें, संपूर्ण जानकारियां पोस्ट है। इसके बावजूद भी किसी मुद्दे पर यदि आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं, तो कॉल बुक करवा के आप हमसे बात कर सकते हैं। और जिन तमाम साथियों ने हमसे कॉल बुक पर बात की है, वो अपने अनुभव शेयर जरूर करें कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के साथ कॉल बुक पर आपका अनुभव क्या रहा।
क्या उनके द्वारा आपके फोन उठाए गए या नहीं उठाए गए? उठाए गए तो क्या जुमलाहट के साथ बात की गई, क्या तनावपूर्ण बात की गई, या आपको एक अच्छा सजेशन देने का प्रयास किया गया या नहीं किया गया? क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम आपको एक बेहतर सजेशन दे पाए और आपको रिस्पॉन्ड कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।